नमस्कार दोस्तों कुछ एक ऐतिहासिक तथ्य ऐसे होते हैं जिन पर उनका सौंदर्य बोध देखते हुए विश्वास कर लेना चाहिए, उनके बारे में विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक सुखद पहलू ये भी है इसका कि हमारे भारतीय संस्कृति के विशेषज्ञ जो हैं वो एक राय, एक मत बना नहीं पाते कई बार, क्योंकि विद्वानों में अपनी विद्वत्ता के आधार पर तर्क को अधिमान दिया जाता है। वो तर्क को प्रायोरिटी देते हैं, लॉजिक को प्रायोरिटी देते हैं और उसके आधार पर ही फैसले लेने की बात कहते हैं। ये एक सुखद पहलू भी है कि हम लोग किसी भी विषय पर, चाहे वो हमारी संस्कृति से, कल्चर से या नए वर्ष से जुड़ा हुआ हो, हम लोग जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करते, अलग अलग राय देते हैं, अलग अलग अपना जो मापदंड है उसको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक खेदजनक पहलू ये भी है कि इतनी लंबी अवधि के बावजूद हमारे विद्वान जो हैं वो एक मत क्यों नहीं हो पाते किसी मुद्दे पर। ये बात कभी कभी तकलीफ़ भी देती है। बहरहाल खुशी की बात यह है कि संवत नया चढ़ रहा है। और अगर आपको याद हो, पुराने वक्तों में एक परंपरा चली आ रही थी कि घर के लोग ब्राह्मण को घर बुलाकर इस दिन उससे संवत का जो हाल है वो पूछा करते थे कि संवत कैसा रहेगा, इसका जो शुभ लाभ जो है, इसके लाभ हानि या जो उसकी चेतावनियाँ हैं या जो भी संवत के बारे में जो विवरण है, अगला वर्ष कैसा रहेगा, ये इसका महात्म्य हमें सुनाया जाए। और बाकायदा ब्राह्मण से महात्म्य सुनने के बाद उसको दक्षिणा दी जाती थी और एक अच्छे माहौल में नए साल की शुरुआत करने की एक परंपरा हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है, हमारी कल्चर का हिस्सा रही है। मित्रों, नया विक्रमी संवत जो है ये 2078 से आरंभ हो रहा है। अब ये विक्रमादित्य के नाम पर है, विक्रमादित्य प्रथम के नाम पर या विक्रमादित्य द्वितीय के नाम पर, जो चंद्रगुप्त ने जिसको चंद्रगुप्त, ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने इस उपाधि को धारण किया था, उसके साथ जोड़ा जाए या किसके साथ जोड़ा जाए यह भी तय नहीं है। इन बारे में बहुत सारी अलग अलग विद्वानों में सहमति नहीं हो पाती कई बार। लेकिन ये सर्वसम्मत एक तथ्य उभरा है कि यह नया संवत शुरू हो रहा है और ये सुखद पहलू ये है कि इस बार ये वैशाखी के अवसर पर आरंभ हो रहा है। और इसका जो वर्षफल है मित्रों, हमारे एक ट्रेडिशनल तरीके से चला आ रहा है कि हम वर्ष का एक राजा और एक मंत्री भी तय करते हैं। राजा और मंत्री इस वर्ष का कौन होगा? अब राजतंत्र तो गया, मंत्री पद अब इलेक्शन के द्वारा, जनाधार के द्वारा तय होते हैं। लेकिन राजा और मंत्री की एक परंपरा रही है कि नए वर्ष में, नए संवत में ये एक परंपरा है कि राजा कौन होगा इसका और मंत्री कौन होगा इसका निर्णय कैसे हो। तो उसका एक सिद्धांत बना लिया गया कि अगर ये सोमवार है तो इसको सूर्यदेव को, चंद्रमा को इसका राजा बनाया जाए, और यदि ये मंगलवार को आरंभ होता है तो मंगल देवता जो है वो हैं ही हैं, मंगल ग्रह जो हैं, इसको हम राजा भी बनाएं। और ये गणना जो है काल की जो की गई है उसके मुताबिक मंत्री भी इस बार मंगल ही होगा। और गुणों के आधार पर इस वर्ष में क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या आशंकाएं हो सकती हैं, उनको लेकर इसका एक स्वरूप बनाया जाता है। और इस बार स्वरूप ये कहता है कि ये एक राक्षस वर्ष होगा। अब राक्षस वर्ष को भी अलग अलग ढंग से परिभाषित किया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अब इसमें महामारियां भी ज़्यादा आएंगी, लेकिन विद्वत्ता का सम्मान होगा, क्योंकि राक्षस जो जाति है उसमें विद्वत्ता का गुण भी है। ये बात अलग है कि कई बार वो अपने मार्ग से भटक कर अपने मार्ग से पूरी तरह से वो चल नहीं पाते, उस पर भटक जाते हैं और उसके बाद उनका जीवन जो है वो अलग अलग विपरीत दिशाओं में कई बार चला जाता है। लेकिन माना ये जाता है सामान्य रूप से कि इसका जो नाम है वो राक्षस वर्ष होगा। राजा और मंत्री दोनों का पद मंगल के पास होगा और इसमें जो महामारियां हैं, जो दुख हैं, आपदाएं हैं प्राकृतिक, वो भी भरपूर होंगी इस साल में। लेकिन इस साल में विद्वत्ता का सम्मान भी होगा। ये बात भी साथ साथ फलादेश में ब्राह्मण लोग सुनाते हैं। बहरहाल हम थोड़ी सी सांस्कृतिक पहलू भी इसका देख लेते हैं मित्रों। बैसाखी से शुरू हो रहा है और बैसाखी पर्व का अपना एक महत्व है। और वो पंजाबी में तो एक कहावत भी है कि फसलां दी मुक गई राखी, वो जट्टा आई वसाखी।
तो ये एक लोक नृत्य और लोक संस्कृति का एक प्रिय अपना त्यौहार भी माना जाता है। और मुझे याद है कि हम बहुत छोटे थे, शायद आपको भी, आप में से बहुत सारे जो मेरे एज ग्रुप के हैं या थोड़े से छोटे हैं तो उनको ये भी याद होगा कि गांव में और कस्बों में अक्सर एक रिवाज होता था कि इस दिन माताएं जो हैं वो अपने बच्चों के गले में लाल रंग के बेरों को और साथ में कुछ मेवे जो हैं सूखे मेवे, जिसमें मूंगफली भी होती थी, नारियल के छोटे छोटे पीस भी होते थे और कुछ अन्य मेवे जो हैं वो उसमें पिरोए जाते थे और हार को बच्चों के गले में डाला जाता था कि बच्चे उस हार को पहनकर खेलें और नए वर्ष में वो जब प्रवेश करें तो वो उस हार के बीच बीच में मेवों को खाते भी जाएं और नाचते भी जाएं। तो अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग परंपराएं रही हैं। नेपाल में इसी को अधिकृत रूप से वर्ष माना गया है। नेपाली वर्ष जो है वो विक्रमी संवत वहाँ पर अधिकृत रूप से, सरकारी रूप से उसको मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में इसको मान्यताएं दोनों तरह की है, जिक्र इसका होता है, चर्चा होती है, लेकिन सरकारी कामकाज में अभी तक जो परंपरा है उसके मुताबिक शक संवत का भी बीच में उल्लेख हो जाता है और बीच में उल्लेख जो है वो इसका विक्रमी संवत का भी होता है। लेकिन मूल रूप से हमारा ये माना जाता है कि नव वर्ष जनवरी में ही शुरू होगा और वित्तीय दृष्टि से 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को नव वर्ष जो है वो माना जाता है वित्तीय वर्ष के हिसाब से। तो अलग अलग मित्रों परिभाषाएं हैं, लेकिन इसके जो सुखद पहलू हैं उनको लिया जाए। ये जो विवादों के विषय हैं, ये चर्चाओं के विषय हैं, ये तो अनंत हैं, ये चलेंगे, क्योंकि जब भी विचारशील लोग किसी भी मुद्दे पर अपने तर्क रखेंगे तो उसमें संभावना ये रहेगी कि कहीं हम एक निर्णय पर पहुंच पाएँ या ना पहुंच पाएँ। और ये भी एक संयोग है कि कल से नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं और नव वर्ष के साथ नवरात्रों का संयोग, ये भी एक शुभ संकेत है कि हम लोग अपनी जो नव वर्ष की जो पूर्व संध्या पर ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस दिन वही जौ वगैरह बीजे जाते हैं और उसके बाद इन 9 दिनों में लगातार परंपरागत रूप से देवी का पाठ भी होता है और उसके बाद वही कंजक प्रथा और ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो कुछ एक रीति रिवाज हमारे ऐसे हैं जिनका लोक संस्कृति के साथ भी संबंध है और हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ भी संबंध है। धार्मिक मान्यताओं और लोक संस्कृति जो फोक कल्चर है, इन दोनों में जब भी कभी सामंजस्य सामने आता है तो बड़ा सुख मिलता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं। मित्रों, कुल मिला के ये है कि हमारे जो वर्ष की गणना है इसका आधार ज़रूर वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक आधार पर यह है कि सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के उतार चढ़ाव के साथ साथ इनको जोड़ा जाता है। एकादशी जो है ये मूल रूप से हालांकि माह में 1 बार आनी चाहिए, लेकिन अक्सर ये 2 बार आती है कई बार। तो ये भी इसका अपना महात्म्य है, एकादशी के व्रत का अपना महात्म्य है। और सबसे एक जो अच्छा रुचिकर पहलू ये लगता है कि माना ये जाता है कि इसी तिथि को, चाहे इसको विक्रमी संवत कहिए, चाहे इसे किसी भी राजा के साथ जोड़िए, लेकिन इसी दिन, इसी स्थिति को, इसी शुभ मुहूर्त में पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ था, निर्माण हुआ था। ब्रह्मा ने सबसे पहले जो सृष्टि का निर्माण किया था वो इसी दिन किया था। ये एक मान्यता है जो अच्छी लगती है कि हमारा ये एक प्रकार से स्थापना दिवस भी है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमें उस ढंग से मनाया जाना चाहिए। ब्रह्मा ने निर्माण किया, विष्णु ने उसने प्राण फूंके और कल्याण की भावना फूंकी और शिव ने भी उसको अपना आशीर्वाद दिया। तो ये तीनों देव जो हैं वो इस नव वर्ष के आसपास मंडराते हैं और उसको अपना शुभ आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मित्रों, हमें कभी कभी विवादों की बजाय लोक संस्कृति को और धार्मिक प्रचलित मान्यताओं को स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि हम किसी भी समारोह को, किसी भी ऐसे शुभ दिन को अच्छे मन से और सुखद रूप में मना सकें। आप सबको बधाई, अभिनंदन, क्योंकि ये मान्यताओं के अनुसार हमारे नए वर्ष का प्रादुर्भाव है। कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, विधान क्या कहता है, ये चीज़ें एक बार हाशिए पर सरका कर देखिए कि सुख तो सुख है, जैसे भी मिले उसको ले लेना चाहिए। धन्यवाद।